नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट लोखंडवाला में होने जा रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। आज हम सुप्रसिद्ध गायिका प्रियानी वाणी पंडित उन्हें आमंत्रित करने आए हैं। वो कई फिल्मों में गाने गा चुकी हैं, गा रही हैं और कई भाषाओं में, और उनके एल्बम भी आए, काफ़ी हिट रहे हैं, देश विदेश में भी काफ़ी शोज़ करती हैं। अभी आपका एक नया जो रूप है, नया अवतार है, जो बहुत ही जाने माने जो रंगकर्म या रंगमंच के निर्देशक हैं, उनके साथ एक नाटक कर रही हैं और उसमें सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं। तो आगे उनसे ही जानते हैं। तो नमस्कार प्रियानी। नमस्ते केशव जी। आप मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आमंत्रित हैं, और दूसरी बात ये कि जो आपका नया रूप है, जो आपका नाटक है, उसके बारे में आपके अभिनय को लेकर भी बहुत चर्चा है। नाटक भी बहुत हिट है और बड़े निर्देशक के साथ आप नाटक कर रही हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पहली बात तो नाटक क्या है, उसके बारे में, और आपका रोल क्या है? जी ज़रूर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज। मैं बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं इंदौर की हूँ और वहाँ पे वहाँ के कुछ चुनिंदा जो लोगों ने कुछ कर पाए हैं उनमें से एक हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। ये जो नया नाटक है उसका नाम है रौनक एंड जस्सी। तो फिरोज़ अब्बास खान का ये प्ले है और ये एक म्यूज़िकल प्ले है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडवे या संगीत नाटक जिसको बोलते हैं। मेलोड्रामा भी कह सकते हैं। नॉट मेलोड्रामा। सो जो शेक्सपियर का रोमियो जूलियट है उसका एक तरह से हिंदी और पंजाबी वर्जन है ये। क्या बात है। और उसको हमने पंजाबी फोक के बहुत सारे उसमें से हमने गाने रखे हैं उसमें, और पंजाब का पूरा उसमें बैकग्राउंड है पूरा। जो डायलॉग्स भी हैं हिंदी पंजाबी उर्दू मिक्स हैं। सो ये जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी थिएटर करूँगी, पर थोड़ा रुझान ज़रूर था। पर क्योंकि ये म्यूज़िकल प्ले है तो वो लोग ऐसे कोई अभिनेता या अभिनेत्री को ढूंढ रहे थे जो गा भी सकता है और लाइव गा सकता है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो थिएटर का एक चैलेंज होता है कि आपको लाइव करना है जो करना है। सो उन्होंने सर्च किया बहुत और उनको मेरे बारे में पता चला। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे 3-4 रोल के लिए ऑडिशन किया और उन्होंने कहा कि हमें एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग सिंगर की ज़रूरत है जो कि हमारा मेन जो है सूत्रधार उसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल सूत्रधार का है और उसको बहुत सारे गाने गाने हैं। तो ये मेरे लिए एक होता है ना कि आइसिंग ऑन द केक टाइप्स, कि मैं गाना गा रही हूँ और मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ। तो ये जो पूरा पृष्ठभूमि है वो पंजाब की है और मेरे लिए चैलेंज ये था कि पंजाबी फोक मुझे गाना है, वो भी ऑथेंटिक तरीके से, जो ऑथेंटिक लिरिक्स हैं, ऑथेंटिक जो वहाँ की टोन है उसको मुझे अडॉप्ट करना था। और थिएटर जैसे आपको पता है कि उसकी तो रिहर्सल्स इतनी होती है, तो वो मेरे लिए नया था। मैंने कम से कम 4 महीना हम लोगों ने बहुत रिहर्सल्स किए, बहुत थिएटर के वर्कशॉप्स की हैं जिसमें बहुत चीज़ें मुझे मेरे गाने के लिए भी सीखने को मिली। और उसके बाद हमने उसके 2-3 सीज़न किए हैं। मुंबई सीज़न किया है, दिल्ली सीज़न किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और मुझे लगा कि ये एक नई जो मेरे सामने चुनौती है, आई एम सो सॉरी, मेरे सामने एक नई जो चुनौती आई है, ये मुझे बहुत ही इसमें मज़ा आ रहा है और बहुत सीखने को मिल रहा है। और लगता है कि इस तरह से भी एक चैलेंज है कि 3 घंटा आपको गाना गाना है और एक रूल्स रेगुलेशंस में रह के, एक स्टोरी में रह के गाना गाना है और उस मूड में रह के गाना गाना है। वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी। तो ये सूत्रधार मतलब पूरे नाटक का जो जिम्मेदारी, जवाबदारी, चुनौती आपके कंधों पर। सूत्रधार होता है सर कि जो पूरी स्टोरी को आगे तक लेके जाता है। जैसे स्टोरी स्टार्ट मुझसे होती है, मैं एक गाने के साथ स्टार्ट करती हूँ, दमादम मस्त कलंदर। अच्छा, हाँ, वी स्टार्ट द शो विद दमादम मस्त कलंदर। फिर एक पूरा मेरा डायलॉग होता है बहुत बड़ा। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है जो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं। उसके बाद फिर एक गाना होता है, क्योंकि इट्स अ म्यूजिकल प्ले, तो हर आधे घंटे में एक गाना है, 15 मिनट में एक गाना है, 10 मिनट्स में एक गाना है।
सो सारे ही हमारे पंजाबी फोक जो है उसमें हम लोग गाते हैं, और ऐसे वो जो म्यूज़िक ही है उसको एक्चुअली स्टोरी को आगे लेके जाता है। तो आप तो पूरे टाइम स्टेज पे रहती होंगी ना? या मोस्ट ऑफ द टाइम, जब सिर्फ जो कैरेक्टर कभी कभी जो प्ले करते हैं उस टाइम पे हमें पीछे जाना होता है, लेकिन उसके अलावा हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सूत्रधार ही स्टेज पे है। जी जी। आप गायिका तो स्थापित हैं, तो यहाँ पर भी आपको वॉइस में, ब्रीदिंग में, है ना, वॉइस का मॉड्यूलेशन वगैरह में, क्योंकि आपका तो पहले से होगा, लेकिन इसके लिए भी आपने विशेष तैयारी की? ये विशेष तैयारी इसलिए होती है सर क्योंकि थिएटर बहुत अलग चीज़ है। एक होता है 3 घंटे का स्टेज शो करना, उसमें आपके पास कोई बंधन नहीं है, आप बीच में ब्रेक लेके पानी भी पी सकते हो, आप ऑडियंस से बात कर सकते हो, आप फ्री हो, आपको 3 घंटा अपने हिसाब से गाना है। आपका मन नहीं किया कि मेरी प्लेलिस्ट में गाना नहीं है पर मेरा कोई और दिमाग में आ गया गाना, मैंने वो गा दिया। लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अगर एक गलती करेंगे तो आपके साथ पूरा थिएटर की वो जो जुड़ी होती है, एक एक सूत्र जुड़ा होता है। एक कैरेक्टर अगर गलती करता है तो पूरा जो नाटक है उसका सूत्र खराब हो जाता है। तो वो था चैलेंज कि मतलब इस टाइम पे ही ऐसे ही एंट्री मारनी है, इसी गेट से एंट्री मारनी है, यहीं आके खड़ा होना है, और यहाँ पे आपको ऊपर ही देखना है क्योंकि माइक ऊपर हैं, और इतना ही थ्रो होना चाहिए, इतना बड़ा हॉल है तो आपका थ्रो इतना होना चाहिए, प्लस आपका मूड वही होना चाहिए, अदरवाइज पूरे नाटक का मूड खराब हो जाएगा। ये सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ कभी गाना नहीं गाया था, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और मैंने तो मतलब कभी अपने शो की इतनी रिहर्सल्स नहीं की जितना मैंने इस थिएटर नाटक की है, ऑफ कोर्स। अब जैसे आपने बताया 4 महीने रिहर्सल की, रोज घंटों जाती थी? घंटों मतलब सुबह 9 से रात की 9 तक। और आर्थिक रूप से भी जितना आपको एक शोज में लाखों रुपए मिलता है, फिल्मों में लाखों रुपए मिलता है, और एक 2 घंटे में एक शो में, और ये यहाँ, तो कहीं ना कहीं नाटक के प्रति आपके मन में रुझान और इतना उत्साह ये कैसे पैदा हो गया? मैं आपको सच बताऊं, इसका मेन रीज़न है फिरोज़ अब्बास खान। अच्छा। तो फिरोज़ अब्बास खान का पहले एक नाटक आया था मुगले आज़म, वो भी एक म्यूजिकल थिएटर था, बड़ा हिट है, वो मैंने एक बार देखा था। उसके अलावा भी मैंने उनका आपकी अमृता और इनके जितने भी थिएटर हैं वो मैंने देखे थे। तो फिरोज़ अब्बास खान मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तुम्हारी अमृता ना? हाँ, तुम्हारी अमृता, और बहुत बड़ी चीज़ थी। फिरोज़ अब्बास खान ऐसा था कि एक होता ना रहमान के साथ काम करना है, वैसे फिरोज़ अब्बास खान के साथ काम करना है। उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट किए और सफल रहे हैं। करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मुझे वहाँ से कॉल आया तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ, मैंने पिंच किया अपने आप को कि सच में फिरोज़ अब्बास खान के वहाँ से कॉल आया है प्रोडक्शन हाउस से। और जब आया और फिर जब फिरोज़ सर से मिली तो उसके बाद मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं थे, मेरे लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस था। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये सब तो मैं ज़िंदगी भर से करती आई हूँ। मैं 8 साल की उम्र से स्टेज शोज़ करती हूँ। जब मैं आई थिंक वॉइस ऑफ इंडिया में आई थी उसके बाद से मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ। सो ये सब तो मैं कर ही रही थी, तो मेरे लिए ये नया नहीं था। पर नया मेरे लिए ये था कि स्टेज पे गाना है, थिएटर में काम करना है। जो थिएटर के बारे में सुना है इतना मैंने कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, वो मुझे एक्सपीरियंस करना था। और फिर पैसे ऑफ कोर्स वो लेवल पे नहीं मिलते हैं जो लेवल पे हमें शोज़ में मिलते हैं। और लेकिन हर चीज़ सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती है, कुछ अपने लिए भी किया जाता है। तो थिएटर मैं अपने लिए करती हूँ। अच्छा, और किसी के साथ तो बहुत आसानी से जुड़ सकते थे, लेकिन फिरोज़ जी का जो नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थिएटर में नाम है, उन्होंने आपको जो कास्ट किया, जैसे आजकल दौर ऑडिशन दिया जाता है, वॉइस टेस्ट लिया जाता है, इस तरह के टेस्ट आपको वहाँ देना पड़े? हाँ, मैंने ऑडिशन, मुझे बाकायदा डायलॉग्स मिले थे और मुझे तैयारी करने के लिए 2 दिन भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से इन डायलॉग्स को बोल के दिखाएंगे। गाने उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी गाइए, वैसे तो हमने आपको बहुत सुना है, लेकिन आप कुछ भी अपने मन से कुछ भी गाइए। तो मैंने बहुत 2-3 ऑडिशन दिए ऑफ कोर्स। उन्होंने काफ़ी मुझे हर तरह से टेस्ट किया। उन्होंने जस्सी के रोल के लिए भी मुझे टेस्ट किया, बट दे वांटेड कि कोई स्ट्रॉन्ग सूत्रधार मुझे चाहिए जिसमें मतलब आवाज़ में जिसकी दम हो। सो उनको लगा कि ये रोल तुम अच्छे से कर सकती हो। तो मुझे तो ऐसा था कि सर आप मुझे थिएटर में पीछे अगर ऐसे डंडा लेके खड़े करना है ना, आपके थिएटर में मैं वो भी करूँगी क्योंकि मुझे आपके साथ काम करना है। तो मुझे हर चीज़ मंजूर थी और उन्होंने मुझे मेन रोल दे दिया।
तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। आपका संवाद करने का एक तरीका, लेकिन जो उनका बताने का वो अदायगी, उसमें क्या अंतर आया? सच बात बताऊं तो जब वो हम रिहर्सल करते हैं और जब वो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, तब वो अलग आदमी है। वो गाली भी देंगे, वो गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और हम बहुत डरे हुए रहते हैं कि सर अभी डांट ना दे हमें। और उनके अपने तरीके से काम लेते हैं वो आर्टिस्ट से। और हमको कई बार हमारा ब्रेकडाउन भी हुआ है कि बहुत रिहर्सल हो गई, अब नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कई बार, हाँ बिल्कुल, कई बार हुआ है। और कई बार मैंने कहा कि ये मेरे लिए नहीं, आई थिंक ये मैं गलत आ गई हूँ, मुझसे नहीं होगा। ऐसा भी हुआ है। तो फिरोज सर ने कहा कि मैं गलत लोगों को कभी कास्ट नहीं करता हूँ, तुम ही कर सकती हो, इसीलिए मैंने तुमको कास्ट किया है, ये तुम ही कर सकती हो। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सब चीज़ सिखाती है। वो तो इमोशनली आपके साथ खेलते हैं। थिएटर में एक्चुअली आपके सारे इमोशंस निकल के आ जाते हैं। आपको रिहर्सल इसीलिए कराई जाती है कि आपके अंदर क्या क्या इमोशन है सब बाहर आ जाए। जी जी। तो वो मेरे लिए बहुत नया था कि एक गिव अप मार देना, फिर वापस खड़े हो जाना कि नहीं करना ही है, मैं गिव अप नहीं मार सकती। तो यस, आपने कई शोज की, एक तरफ लाइव आपका जब परफॉर्मेंस था सामने ऑडियंस बैठी होती, इधर नाटक में भी सामने बैठी होती है, तो किस तरह का अंतर यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज क्या लगता है? बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। कैसे? कि वहाँ पे जब मैं शोज करने जाती हूँ ना, जब स्टेज शोज होते हैं, तो वहाँ पे तो क्या है कि मैं राजा हूँ, करेक्ट, मेरी मर्जी है, मैं जो सुनाऊंगी आप सुनेंगे, करेक्ट। और ऑडियंस भी आपके साथ झूमती है, नाचती है, अपना बैंड होता है, एक कंफर्ट जोन है। मैं अपने बैंड को बोलूँगी ऐसा कर, मैंने एक लाइन 4 बार गा दी, मेरी मर्जी है। लेकिन थिएटर की जो ऑडियंस रहती है वो आपसे एक डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करती है। वो देखने ही आती, क्योंकि वो आपको देखने नहीं आई है, वो नाटक देखने आई है। तो वो नाटक है इम्पोर्टेंट उनके लिए। तो मैं उस नाटक की एक कड़ी हूँ, वहाँ पे मैं राजा नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट नाटक। वो एक पार्ट को देखने नहीं आएंगे, वो पूरा नाटक देखने आएंगे। और वहाँ पे मैं अपने आप को मतलब हावी नहीं कर सकती सब पे, मुझे सबके साथ चलना है। तो वो एक डिसिप्लिन मुझे मेंटेन करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जब आप स्टेज पे होते हो, इतना ही गाना है, ऐसा ही गाना है, यही मूड रखना है, आप बेफालतू वहाँ नाच नहीं सकते हो। आपकी एक डिसिप्लिन जो है वो ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करती है, और जो स्टेज शो की ऑडियंस रहती है वो अलग होती है। आपका पहला शो था तो निश्चित रूप से आप बहुत हतोत्साहित होंगी, है ना? तो किसने हौसला बढ़ाया, और शो के बाद किसकी प्रतिक्रिया किस तरह की रही जो आपको आज भी याद है? सच बात बताऊँ, मैं कभी भी बचपन से शोज कर रही हूँ, कभी भी इतनी नर्वस नहीं थी जितनी मैंने पहली बार, मतलब जब मुझे नाटक पे जाना था तब नर्वस थी। जबकि 4 महीना रिहर्सल किए, जबकि कभी रिहर्सल किसी और चीज़ की इतनी की नहीं जी। इसकी 4 महीना रिहर्सल के बाद भी इतनी नर्वसनेस थी थिएटर के जो पहला परफॉर्मेंस था मेरा, कि क्या होगा, कैसे होगा, और अगर इतनी भी गड़बड़ हो गई तो फिरोज सर वहाँ सामने ही बैठते थे, एक उनकी चेयर लगी होती थी बीच में, और वो देख के ऐसे थर थर काँपते थे कि अरे कुछ भी गड़बड़ हो गया तो मतलब ऑफ कोर्स 1-2 शो तक ज़्यादा नर्वसनेस थी। एक में तो गला भी बैठ गया था मेरा नर्वसनेस की वजह से मेरा ऊपर खुल ही नहीं रहा था। मैंने कहा क्या हुआ क्या, पर भगवान की दया रही, मैंने गा दिया। लेकिन हाँ, ये नर्वसनेस में ये सब होता है। कई एक्टर्स की वो गिगी बन जाती है, एकदम भूल जाते हैं डायलॉग। इतने बड़े डायरेक्टर, इतनी बड़ी ऑडियंस, एक्चुअली उनकी ऑडियंस भी बड़ी है। सामने आपके टिकट बिकते हैं, मतलब वहाँ तो थिएटर व्यवसायी के, सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सारे दिग्गज बैठे होते हैं, कलाकार काम करना चाहते होंगे। मुझे याद है मेरे पहले शो में टाटा वो बैठे थे, जो टाटा के जो मेन हैं वो बैठे थे, और ऋषि अपना ये रणधीर कपूर जी आए थे, उनकी पूरी फैमिली आई थी। तो फिरोज अब्बास खान के शो में ऐसी वैसी ऑडियंस नहीं होती, ऑडियंस भी इंटेलिजेंट होती है उनकी। वो कमर्शियल थिएटर है उनका। ऑफ कोर्स। तो किसकी प्रतिक्रिया परफॉर्मेंस को लेकर, क्या आपने बहुत मुझे याद है इला अरुण, पहले तो अब्बास जी का बताइए, उन्होंने क्या कहा? अब्बास जी ने तो खैर बहुत शाबाशी दी पहले। अभी भी कल परसों उनका एक फ़ोटो का मैसेज आया, एक फ़ोटो उन्होंने कोई अपना शूट किया था थोड़ा सा, तो उसमें से एक फ़ोटो भेजा कि देखो तुम्हारा फ़ोटो कितना अच्छा है। तो मैंने कहा सर 2 साल हो गए, अब तो खैर कोविड में हमारे शोज़ नहीं, मैंने कहा बहुत याद आ रही थिएटर की। और यही एक चीज़ है जो मैं अब मिस करने लगी हूँ। स्टेज शोज़ तो बहुत किए हैं, लेकिन एक ये है कि इसकी कसर अभी भी बाकी है अंदर मेरे, मुझे करना है।
तो अब्बास खान जी ने तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि बेटा बहुत अच्छा, तुम पहली बार स्टेज पे थिएटर कर रही हो, तुमने इतना अच्छा किया। उसके अलावा भी मुझे वहाँ पे इला अरुण जी आई थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और वहाँ पे और म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे। फिरोज जी के शो विदेशों में खूब होते हैं, तो या तो 2 साल कोरोना हो गया, इस कारण ये आपका शो विदेश में नहीं हो पाया। हम अभी जाने वाले हैं, अभी हमारे पासपोर्ट मांगे गए हैं अमेरिका वगैरह, तो अभी हमारा टूर लगने वाला है पूरा 2 महीने का लगेगा। वो तो मुझे पक्का लगेगा। क्या बात है। तो इसके बाद ये ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, बाकी जब दूसरे ग्रुप आपको नाटक के लिए अप्रोच करते हैं या ऑफर देते हैं तो क्या समय निकाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि फिरोज़ जी के साथ काम करना एक एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर दूसरे थिएटर में कुछ म्यूज़िकल कुछ हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, बट आई डोंट वांट टू बी अ थिएटर एक्टर। मैं एक सिंगर ही बनना चाहती हूँ और सिंगर ही रहना चाहती हूँ। अगर थिएटर में एक ऐसा रोल आया जिसमें मुझे गाना है या एक कोई सिंगर का रोल है, मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं सिर्फ अभिनय कर पाऊँ। मैं अभिनय अपने गाने से ही कर सकती हूँ। ये सूत्रधार का कुछ एकाध संवाद बोल के बताइए, कोई भी जो याद हो। या ऐसे एकदम कट टू कट तो अब 2 साल हो गए, याद नहीं है। कुछ भी। लेकिन मैं आई थिंक मैं अपना फोक सुनाती हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो एक उसमें शादी होती है, शादी का एक सीक्वेंस है हमारा, तो उसमें ये गाना हम लोग गाते हैं जो कि बहुत ही फेमस पंजाबी फोक है। हो काला शाह काला, हो काला शाह काला, मेरा काला है सरदार, गोरिया नु दफा करो, हो गोरिया नु दफा करो, मैं आप तिले दीनार, काला शाह काला। क्या बात। सो ये मुझे डायलॉग्स अब 2 साल हो गए, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट हाँ जो हमारी एक्चुअली बहुत बड़ी स्क्रिप्ट होती है। जी। तो वो है। स्क्रिप्ट भी आपको याद करने में बहुत टाइम तो लगा होगा, 2-4 पेजेस की डायलॉग याद स्क्रिप्ट याद करने में टाइम नहीं लगा, लेकिन जैसे वो बुलवाते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आवाज़ में, जिस बेस के साथ, वो अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा, आपके इतने एल्बम्स आ गए हैं, फिल्मों में इतने गाने गाए, तो आगे क्या संगीतकार बनने का भी इरादा है? हाँ, संगीत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक मैंने अभी बहुत सारे गानों के लिरिक्स भी लिखे हैं। अभी कुछ जो मार्केट में सिंगल्स आए हैं, बहुत पूर्वायन चैटर्जी के लिए मैंने 2 गाने लिखे हैं। अच्छा हो। हाँ, और उनके साथ मैं काफ़ी काम करती हूँ। और बाकी म्यूज़िक देने की जहाँ तक बात है, तो प्रोफेशनली वो अभी शुरू नहीं किया है, बट मैंने इंटरनली शुरू कर दिया। मेरे पास काफ़ी कॉम्पोजिशंस हैं और हमारे पास काफ़ी सॉन्ग्स के बैंक्स हैं, तो वो सब चालू हो गया है। आपका जो बैंड है उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा बैंड से डिपेंड करता है कैसा शो है, उस हिसाब से हमारा बैंड होता है। मेरे पास 3 तरह के बैंड हैं। एक बैंड है जो सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक के लिए है, जहाँ पे सिर्फ आपको सब सिर्फ फिल्मी गाना सुनते हैं। एक मेरा इंडियन बैंड है जिसमें सितार है, जिसमें वायलिन है, फ्लूट है, तबला है, गिटार है। और वो जो इंडियन बैंड है उसमें मैं इंडिया का फोक, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे गज़ल, भजन, ठुमरी, टप्पा और राग बेस्ड गाने, इस टाइप का वो शो अलग होता है। तो आप सभी तरह के गाने, हर जोनर के गाने गाती हैं? जी। क्लासिकल, वेस्टर्न, फोक, सूफी, वेस्टर्न नहीं गाती मैं। आई डोंट सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, बट हाँ मैं गा सकती हूँ, पर मैं गाती नहीं। बट जो इंडियन म्यूजिक के जितने भी प्रकार भी गाती हैं? जी, सूफी भी गाती हूँ। क्या बात, गजल भी? सूफी मैं इसमें गाती हूँ थिएटर में, जाना जोगी दे नाल, गजल भी गाती हूँ। क्या बात। तो लाइव शो में एक्चुअली मेरा काफ़ी अच्छा होल्ड है, और लाइव शो जैसी ऑडियंस होती है वैसे हम इफ़ यू आर अ परफॉर्मर यू नीड टू नो कि कैसे ऑडियंस को आपको एंटरटेन करना है। 2 साल से सभी ठंडा रहा था, अब आने वाले प्रोजेक्ट आपके एल्बम या फिल्मों, गाने, नाटक तो चलते ही अभी मैं सच बात बताऊँ तो अभी भी थोड़ा ठंडा ही है फिलहाल, अभी तक शुरू क्योंकि अभी लोग वापस आ रहे हैं और फिल्में अभी शूटिंग पे गई हैं फ्लोर पे। म्यूज़िक आने में टाइम लगा। सिंगल्स चल रहे हैं मेरे, अभी लॉकडाउन में 3 सिंगल्स मैंने किए, 4 सिंगल्स किए, इनफैक्ट 2 इंटरनेशनल मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट किया है केनिया के रैपर के साथ, 2 गाने किए हैं मैंने। एक नवरात्रि में महिषासुर मर्दिनी करके एक मेरा गाना आया था। उसके पहले हमने एक फैशन म्यूज़िक वीडियो का म्यूज़िक दिया था।
वो किया। एक मैंने सैन फ्रांसिस्को बेस्ड सितारिस्ट, वहाँ का मतलब अंग्रेज सितारिस्ट, उसके साथ हमने एक फ्यूजन किया है, वो भी गाना आया। उसके अलावा मैंने एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है जिसमें मोहन बिन राधा जो मेरा गाना है, पूर्वायन चैटर्जी की कॉम्पोजिशन है, वो किया है। एक टाइम्स म्यूज़िक से मेरा गाना आया था गुजारिश, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। सो लॉकडाउन में मैं बैठी तो नहीं, काम तो बहुत आप किया है। रियाज करती हैं रोज? हाँ जी। कितने घंटे? घंटे का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। एक्चुअली मैं अब 4 साल से ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, ऑनलाइन म्यूज़िक सिखाती हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया है। अच्छा अच्छा, ओके। तो सिखाना एक्चुअली सीखना हो जाता है। अपना रियाज तो अलग है ही है, लेकिन जब आप सिखाते हैं किसी को तो आप एक्चुअली रियाज कर रहे होते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही मुझे लगता था कि मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया ये, क्योंकि आप पता ही नहीं चलता, आप घंटों रियाज कर लेते हो। सुबह से शाम तक क्लासेस हैं और आप घंटों गा ही रहे हो। और आप अभिनय में भी आ गई, कल से फिल्मों में कुछ ऑफर मिला आपको अच्छे रोल का, अच्छे निर्देशक का, तो आप करेंगी? मुझे नहीं पता, मतलब डिपेंड करता है। अगर उस वक्त मिलेगा और मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी तो मैं नेवर से नेवर। मैंने एक हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, नेवर से नेवर, कि मैं ये कभी नहीं करूँगी, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकती। क्योंकि लाइफ आपको कई बार ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि आपको जो नहीं सोचा था वो भी करना होता है। तो मैं लाइफ को एक्सप्लोर करने में बिलीव करती हूँ कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा आया मेरे सामने और मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लोर करना है तो मैं करूँगी। चलिए, आपको बधाई और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी हमारी शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे प्रियानी वाणी पंडित, जो हर तरह की मतलब संगीत में काम कर रही हैं। जैसे कि आपने सुना सूफी, क्लासिकल, फोक, बॉलीवुड, गज़ल्स, मतलब ये बहुत कम गायिकाएं होती हैं जो इस तरह की हर उसमें विधा में पारंगत होती हैं, क्योंकि इनकी रियाज और बचपन से ही गायन में आप हैं और रियाज करती लगातार। निश्चित रूप से आप हर विधा में सफल होंगी। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।